मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद सवाल उठता है कि आखिर पार्टी से कहां पर चूक हुई, कांग्रेस की रणनीति में कहां कमी रह गई। कमलनाथ के भरोसे उपचुनाव की बागडोर सौंपकर क्या कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी गलती की? इस सवाल के जवाब में यही सामने आ रहा है कि कांग्रेस का मिसमैनेजमेंट और प्रत्याशियों का चयन उसे ले डूबा। उपचुनाव में इस गलती से उसे करीब 18 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। 2018 के चुनाव में 28 में से 27 सीटें कांग्रेस के पास थी, लेकिन वो केवल 9 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। वास्तविकता में इस उपचुनाव में कमलनाथ के सामने ये स्थिति खड़ी रही कि आपने बिगाड़ा है, आप ही संभालिए। पूरे चुनाव में अकेले कमलनाथ ही प्रचार की बागडोर संभाले रहे। दिग्विजय सिंह आखिरी छड़ों में मैदान में उतरे। अजय सिंह, जयवर्धन सिंह, अरुण यादव, लाखन यादव, सुखदेव पासे और लक्ष्मण सिंह जैसे नेताओं ने कुछ मेहनत जरूर की, लेकिन वो सफलता नहीं दिला पाए। कांग्रेसी उपचुनाव अपने मिसमैनेजमेंट के कारण नहीं, अपितु भारतीय जनता पार्टी के उस मैनेजमेंट जिससे आज वो सत्ता में काबिज है, जिसे मैं संघीय मैनेजमेंट कहता हूं, षड्यंत्रकारी मैनेजमेंट, उसके कारण जीत गई। सिंधिया और शिवराज के लिए यह प्रतिष्ठा का चुनाव था। यही वजह थी कि पार्टी ने नीचे से लेकर ऊपर तक के नेताओं को प्रचार में झोंक दिया। जो असंतुष्ट थे उन्हें मनाकर अपने साथ किया। इस तरह प्रत्याशी का खुद का और भाजपा का जनाधार मिला तो ये मार्जिन बड़ा हो गया। शिवराज सिंह चौहान का ग्राउंड कनेक्ट कमलनाथ से बेहतर है, ये रिजल्ट ने भी साबित कर दिया। कमलनाथ के बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए के सामने शिवराज का माफिया के खिलाफ अभियान और बिजली बिल माफी ज्यादा कारगर रहा। कमलनाथ का बिकाऊ टिकाऊ पैतरा काम नहीं आया, जो कि इस उपचुनाव के नतीजों में साफ देखा जा सकता है। देखिए, कमलनाथ सरकार का जो 15 महीने का शासन था, कुशासन था, अराजकता थी, भ्रष्टाचार था, ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा था, तमाम प्रकार के विकास कार्यों को रोकने का मामला था। इसलिए 15 महीनों को लेकर जनता ने अपना जनादेश दिया है, अपना मत दिया है। मैनेजमेंट यानी काम करने का सलीका, और मैनेजमेंट गुरु तो स्वयं कमलनाथ जी को कांग्रेस के लोग कहा करते थे और उम्मीदवारों में सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी अपने बताया करते थे, तमाम सर्वेज एजेंसीज का हवाला दिया करते थे। तो जब कांग्रेस स्वयं कह रही है कि उनके उम्मीदवार सबसे अच्छे, उनका मैनेजमेंट सबसे अच्छा, मैनेजमेंट गुरु स्वयं मैदान में, तो इसका बिल्कुल स्वयं सिद्ध मामला है कि ये केवल और केवल कांग्रेस की हार है, 15 महीनों के कांग्रेस के शासन की हार। उपचुनाव में मिली करारी हार पर अब कांग्रेस मंथन कर रही है, लेकिन अगर यही मंथन पहले कर लिया होता तो शायद उसे इतनी बड़ी हार का सामना नहीं करना पड़ता। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की मिसमैनेजमेंट की। उपचुनाव में कांग्रेस को इस बार करारा झटका लगा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 28 में से 27 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, हासिल की थी, लेकिन इस बार उसे 18 सीटों का नुकसान हुआ है। तो क्या कारण रहा है? सबसे पहले तो मिसमैनेजमेंट। और ये मिसमैनेजमेंट कैसे हुआ है, अगर हम पिन पॉइंट करें और जिम्मेदारी अगर ठहराने की कोशिश करें, तो सब जो हाथ हैं, उंगली जो है वो उठती है कमलनाथ जी की ओर, क्योंकि उन्होंने जो टिकट वितरण किया, उन्होंने सर्वे के आधार पे किया, स्थानीय नेताओं को कंसल्ट करके नहीं किया। साथ में जब उन्होंने टिकट वितरण दे दिया सर्वे के हिसाब से, तो वहां पे भीतरघात भी हुआ, जिसके कारण कांग्रेस को नुकसान हुआ। प्रचार में भी सिर्फ कमलनाथ उतरे, बाकी बड़े नेता पीछे रहे। दिग्विजय सिंह आखिरी मौके पे जो है 2-3 दिन में जो है वो आए प्रचार के लिए, और जो बड़े दिग्गज नेता थे वो सब फ्लॉप साबित हुए। चाहे हम बात करें अजय सिंह की, अरुण यादव की, सज्जन सिंह वर्मा की, सुखदेव पासे की, कमल सिंह की, सब जो है कामयाब नहीं हुए। तो हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, और फोन लाइन पे मेरे साथ मौजूद है रामचंद्र डांगी जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डांगी जी आपके पास आऊंगी। सबसे पहले तो आपको बधाई। कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली, लेकिन उसमें से आप एक हैं जो आपने जीत हासिल की। क्या लग रहा है, कांग्रेस को इतनी कम सीटें क्यों मिली?
रामचंद्र डांगी जी, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, कांग्रेस एक समय में 2018 में ही मात्र 2 साल पहले तक, 1.5 साल पहले तक इतनी सीटें उसके पास थी, सब गवा दिया उसने। देखिए मुक्ता जी, मिसमैनेजमेंट वहीं से शुरू हुआ है, क्योंकि जब 2018 की बात करें, कांग्रेस जब रिजल्ट आए, नतीजे आए, तो उसके बाद सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस और सरकार कांग्रेस ने बनाई, लेकिन सरकार बनने के साथ ही जो मिसमैनेजमेंट था वो लगातार हमें देखने को मिला। चाहे किसी भी मामले की हम बात करें, चाहे हम सरकारी स्तर पे बात करें या संगठन के स्तर पे बात करें, कोई भी आदेश भी अगर सरकारी स्तर पे भी निकाला गया तो उसको 2-2 या 3-3 बार निकाला गया, डेटें चेंज की गई। चाहे हम यहाँ पर हनी ट्रैप के लिए जो एसआईटी का गठन किया गया, उसके जो चीफ थे उनको 2-2 3-3 बार कांग्रेस ने बदला। इसके अलावा अगर हम बात करें, पत्रकारों की समितियां रही, उनको भी जिस प्रकार से गठन किया और फिर रात तक महज कुछ ही घंटे में उनको यहाँ पर स्थगित करना पड़ा और फिर नए सिरे से दोबारा समितियों का गठन करना पड़ा। संगठन की भी यही कमोबेश स्थिति रही कि 50 से ज्यादा प्रवक्ताओं के साथ कांग्रेस जो है सरकार में आई थी, लेकिन उसके बाद प्रवक्ताओं से लेकर संगठन भी नया नहीं खड़ा कर पाई कांग्रेस। और सिंधिया से जिस प्रकार की सिंधिया समर्थकों से बेरुखी रही, सिंधिया से बेरुखी रही कमलनाथ की, मिस मैनेजमेंट की शुरुआत वहीं से हुई और वही खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, सरकार से जाते रहे। और जब उपचुनाव हुआ उसमें भी मिसमैनेजमेंट यही देखने को मिला, क्योंकि सारी चीजें इर्द गिर्द कमलनाथ जी के आसपास घूम रही थी। कमलनाथ जी के जो खासम खास रहे 4-5 लोग ही थे, सीमित लोग, और सीमित रणनीति, सिर्फ उसी दायरे में रणनीति बनती रही जिसका असर निचले स्तर पर देखने को नहीं मिला। और यही वजह रही कि कांग्रेस की जो विफलता है वो बड़े पैमाने पर इस उपचुनाव में देखने को मिली। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, टिकट वितरण की अगर हम बात करें, इस उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं, टिकट वितरण को लेके बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं। कमलनाथ जी ने कई सर्वे कराए, 3, 4, 5 सर्वे कराए, और सर्वे में जिसका नाम आया उन्होंने उनको दे दिया टिकट। स्थानीय नेता को नहीं उन्होंने पूछा। और यहां पे ये भी बात आ रही है कि वही स्थानीय नेताओं ने भीतरघात किया। एक तो हम बात करते हैं बात बार बीजेपी में कि बीजेपी से जो कांग्रेस से बीजेपी में आ गए उनको भीतरघात का सामना करना पड़ा। बीजेपी में ये बातें आ रही थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उनमें से परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, बुरा नहीं रहा। और भीतरघात की बात तो अब कांग्रेस में होने लगी है। हाँ बिल्कुल मुक्ता जी, क्योंकि अगर भीतरघात की बात करें, जिस प्रकार से जो सर्वे कराए गए और लगातार कांग्रेस नेताओं के जो स्टेटमेंट आते रहे, कमलनाथ के जो स्टेटमेंट आते रहे कि हमने सर्वे को ही सर्वोपरि मानकर टिकटों का चयन किया है, टिकट दिए हैं, प्रत्याशियों का चयन किया गया है, लेकिन उनमें से अधिकांशतः प्रत्याशियों की हम बात करें तो वो बेहद बुरी तरीके से चुनाव हारे हैं। तो कुल मिलाकर सर्वे, क्योंकि अगर हम बात करें तो ऐसा सर्वे हुआ नहीं होगा कि पारुल साहू को कांग्रेस में थी नहीं, लेकिन उनका सर्वे में नाम आया हो, या फिर दूसरे चाहे हम बीएसपी से जो लोग आए हैं उनके सर्वे में नाम आए हो, ऐसा हो नहीं सकता। और ये तो सिर्फ क्या है, कार्यकर्ताओं को मनोबल ना टूटे इसलिए बात कई बार कही जाती है राजनीतिक स्तर पे कि सर्वे में ये बेहतर है और इसीलिए इनको टिकट दिया गया है, आप कोशिश कीजिए, इनको जिताइए, प्रयास कीजिए। लेकिन जिस प्रकार से मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं मुक्ता जी, बूथ मैनेजमेंट बेहद कमजोर कांग्रेस का रहा। पिछली बार जितनी बुरी तरीके से कांग्रेस की जो सीटें थी, कुछ सीटें थी ऐसी कि बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस कैंडिडेट जीत पाए थे, लेकिन अब वो जब बीजेपी में चले गए तो 20 से 30 और कहीं कहीं तो 50 और 60 हजार की स्थिति ये रही कि जीत का अंतर इतना बढ़ गया। तो कुल मिलाकर ये इसी बात की ओर इशारा करता है कि कांग्रेस का मैनेजमेंट बेहतर नहीं रहा, चाहे हम बूथ की बात करें, चाहे संगठन की बात करें। क्योंकि कांग्रेस नेताओं से जब भी हमारी बात हुई उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जनता चुनाव लड़ रही है, जनता का चुनाव है। लेकिन जब जनता के ऊपर पूरी चीजें डाल दी जाए कि सरकार गिर गई तो जनता न्याय करेगी, चुनाव लड़ना है तो जनता न्याय करेगी, तो फिर संगठन क्यों? आखिर संगठन की जरूरत क्या है? प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री तक के पद कमलनाथ जी के पास थे, और फिर सब कुछ कांग्रेस का जनता भरोसे था, तो फिर कमलनाथ भरोसे क्या था? जी बिल्कुल। और जिस तरह से जो अब जब चुनाव के नतीजे आ गए तो एक चीज और सामने आई, अगर आपने भी ध्यान दिया होगा कि सबने ये पॉइंट आउट किया कि कांग्रेस जिस तरह से नेगेटिव कैंपेनिंग उसने की, उसने नकारात्मक इश्यूज को उठाया, वो सिरे से जनता ने खारिज करी। एक चीज मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी। और दूसरा, जिस तरह से जो दमदार नेता हैं कांग्रेस के जो माने जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा, अजय सिंह, अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा, लक्ष्मण सिंह, सुखदेव पासे, सबके सब फिसड्डी साबित हुए। सबको प्रभारी बनाया गया था एक एक जहां उपचुनाव होने थे।
मतलब वहां पे कितने मार्जिन से जो है वो बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है? देखिए मुक्ता जी, सबसे बड़ी जो यह विफलता है कांग्रेस की, जो नेगेटिव कैंपेनिंग थी वो है, क्योंकि कांग्रेस ने देखा 2014 में भी जिस प्रकार से कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं के बयान आए थे, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा था और बीजेपी बेहतर तरीके से सत्ता में आई थी। 2019 में भी नेगेटिव कैंपेनिंग का खामियाजा कांग्रेस को दिल्ली में भुगतना पड़ा, और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी जिस प्रकार से नेगेटिव कैंपेनिंग जो कांग्रेस की तरफ से की गई, उसका खामियाजा यहाँ जी सुनील जी, यहाँ पे रोकूंगी आपको, वक्त हो चला है शार्प एट 7 में बहुत छोटे से ब्रेक का। हम जल्द ही लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि किस तरह कांग्रेस के मिसमैनेजमेंट ने उसको जो है उसकी सीट्स जो है इतनी कम करा दी इस उपचुनाव में। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं जजपाल सिंह जज्जी, जो बीजेपी से विधायक हैं। स्वागत है आपका शार्प एट 7 में। कैसे देख रहे हैं आप, आपको क्या लग रहा है कि किस तरह का, किस प्रकार का मिसमैनेजमेंट रहा कांग्रेस में जिसने फायदा पहुंचाया बीजेपी को? नहीं, दरअसल मैडम कांग्रेस के पास कुछ कहने को था नहीं। 15 माह का जो कार्यकाल रहा कांग्रेस सरकार का, उसमें वो कोई भी ऐसी उपलब्धि जनता को नहीं बता पा रहे थे कि हमने 15 माह में ये काम किया जनहित का। और बाकी उन्होंने जो पिछली शिवराज सरकार की जो उपलब्धियां थी, जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, वो सब बंद करे जा रहे थे लगातार। और इसलिए उनको जो नकारात्मक प्रचार करना पड़ा, सकारात्मक कुछ था नहीं उनके पास। तो जनता ये समझ रही थी, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा कांग्रेस। जी, आपने ये सही बात कही। ये चीज तो सामने आ रही है कि जिस तरह से नकारात्मक प्रचार प्रसार पे कांग्रेस ने ध्यान दिया, उसका जो है खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को हुआ। क्या कहेंगे? और जिस तरह से जो टिकट वितरण रहा, उस जो प्रत्याशियों का चयन था, उससे भी बीजेपी को फायदा हुआ? नहीं, टिकट तो अब जो उनके पास उम्मीदवार थे उनको ही तो जो टिकट दे पाते वो कांग्रेस। लेकिन मेन चीज ये होती है कि जब पार्टी जिसकी प्रदेश में सरकार रही हो 15 माह, और 15 माह के कार्यकाल में वो किसी भी क्षेत्र में एक भी अपनी उपलब्धि ना बता पाए सरकार, तो जनता प्रजातंत्र है, जनता जनप्रतिनिधि या सरकार इसलिए चुनती है उसके क्षेत्र में, उसके प्रदेश में विकास कर पाए। और यदि आप कुछ कर नहीं रहे तो जनता ये चीजों छोड़ी जाएगी कि आप किसको गाली दे रहे हैं, किसको बिकाऊ कह रहे हैं, किसको चोर कह रहे हैं। तो इन चीजों को जनता देख रही है कि विकास आप 15 महीने कर नहीं पाए। जो सिंधिया जी के विधायक थे समर्थक, उनके क्षेत्र में एक काम वो करा नहीं पाए, जनता ही सब समझ रही। तो जैसे शिवराज सिंह जी बने, उनके 6 माह के कार्यकाल में उन्होंने सारी विधानसभाओं में करोड़ों के काम शुरू कराए। तो आप केवल इस चीज से नहीं बच सकते थे। माननीय कमलनाथ जी का एक बात थी, यदि हम उनके पास कोई विकास की योजना ले जा रहे थे, वो कह रहे थे खजाना खाली है, तो पैसा ही नहीं है सरकार के पास। और जैसे ही शिवराज सिंह जी बनते हैं, मैं मेरे विधानसभा की बता रहा हूँ, जैसे ही वो बनते हैं मैं उनसे 188 करोड़ के काम मैंने सैंक्शन करा। सारे काम ग्राउंड पे चल रहे हैं, सारे काम स्टार्ट हो गए चुनाव के पहले। तो जनता देख रही है कि जहाँ विकास हो सकता है वहाँ जनता ने अपना मत दिया है। जी, एक चीज और इसमें पूछूंगी, आपको लगता है कि जिस तरह से टीम भावना के साथ बीजेपी ने इस चुनाव को खेला, वो उस हिसाब से जो है कांग्रेस बहुत पीछे रह गई? क्योंकि हर जगह हमने केवल कमलनाथ को आगे देखा, कमलनाथ जी सारे सभाएं ले रहे थे, सारा प्रचार प्रसार उन्हीं के कंधे पे था। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो एकदम टीम स्पिरिट पे काम हो रहा था। जितने बड़े लीडर्स हैं, आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, सारे बड़े नेता, कैलाश विजयवर्गीय, सबके सब ताबड़तोड़ जो है सभाएं ले रहे थे। नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस जो है व्यक्तिवादी पार्टी रही है हमेशा से, और इसलिए यहाँ तो जो लीडर होता है उसी को सब करना पड़ता है। अब चूंकि अध्यक्ष भी कमलनाथ जी थे, चीफ मिनिस्टर भी वही थे, लीडर अपोजिशन भी वही है, तो नेचुरली जवाबदारी उनकी थी, तो वो मेहनत कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, तो उसमें चूंकि सारा संगठन साथ में काम करता है, कार्यकर्ता काम करता है, तो ये तो सर्वविदित है हमेशा से। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में यही फर्क है।
कांग्रेस व्यक्तिवादी पार्टी रही है। और वैसे भी 18 का जो चुनाव जीते थे उसमें माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का सबसे बड़ा रोल था। ये पूरा देश जानता है, पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि कांग्रेस की अगर सरकार बनी थी तो श्रीमंत सिंधिया जी के योगदान था उसमें सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा मेहनत उनकी थी। और आज जब सिंधिया जी उनके साथ नहीं थे तो ये निश्चित था कि हाँ, कांग्रेस के पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जो जनता को अपील कर पाए। जी, ये आपसे पूछूंगी सुनील जी, अभी जिस तरह से जज्जी जी ने कहा कि सिंधिया के कारण जो है कांग्रेस को फायदा हुआ था 2018 में, उन्होंने छोड़ा, बीजेपी में आ गए तो बीजेपी को फायदा हुआ। देखिए, दोनों ही बात अपनी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि अगर सिंधिया, क्योंकि जब बीजेपी में नहीं थे, कांग्रेस में थे, उस दौरान जो सीटें थी ग्वालियर चंबल की अगर हम बात करें तो वो लगभग जो 28 सीटें खाली हुई उनमें से 27 सीटें कांग्रेस के पास ही थी। अब अगर हम बात यहां पर करें कि जिस प्रकार से सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद, क्योंकि लगातार चाहे हम यहां पर सिंधिया समर्थकों की बात करें, बीजेपी नेताओं की बात करें, लगातार ये बात कही जा रही थी कि ग्वालियर चंबल में कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं है और भोपाल या दूसरी जगहों से कांग्रेस नेताओं को बुलाया जा रहा है वहां चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन उसके बाद अगर मुक्ता जी, कांग्रेस के नेता जो बाहर से गए या फिर जहां संगठन नहीं है कांग्रेस का और जहां पूरा बीजेपी एकजुट होकर लगी रही, कमलनाथ अकेले थे, और उसके बाद भी अगर परफॉर्मेंस 16 में से 7 सीटें कांग्रेस की आती हैं उस ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, तो मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस को उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है सिंधिया के जाने से। हाँ, एक बड़ा नुकसान ये हुआ है कांग्रेस का कि सत्ता चली गई, लेकिन क्योंकि जिस प्रकार से अजय सिंह हो या कमलनाथ हो या तमाम जो लोग हों, सिंधिया क्योंकि एक क्षेत्र कांग्रेस में जो रहा है वो कबीलाई संस्कृति रही है, चाहे हम जिस प्रकार से देखें अलग अलग क्षेत्र बटे हुए थे नेताओं के, तो सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन अब सिंधिया के जाने से वहां पर इस एक रिक्त स्थान हुआ है। लेकिन अब छोटे छोटे या हम कहें कि एक विधानसभा या क्षेत्रवार जिलेवार जो नेता हैं, चाहे हम रामनिवास रावत की बात करें, डॉक्टर गोविंद सिंह है, लाखन सिंह यादव है, और भी कई नेता हैं जो वहां पर अब कांग्रेस का झंडा बुलंद करेंगे। कांग्रेस की अगर ऐसी स्थिति 16 में से 7 कांग्रेस आती है तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को ज्यादा नुकसान बहुत सही बात आपने कही। हमारे साथ योगेश यादव जी भी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका शार्प एट 7 में। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस में मिसमैनेजमेंट हुआ है, जिसके कारण जो है इतनी सारी सीटें आपके हाथ से फिसल गई। आप कैसे देख रहे हैं इसको, किस तरह का मिसमैनेजमेंट रहा कांग्रेस का इस चुनाव में? देखिए, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मिसमैनेजमेंट की बात नहीं थी। कांग्रेस को ऐसी बंजर जमीन पर जाकर पौधारोपण करना पड़ा या बीजारोपण करना पड़ा कि जहां पर उनके प्रतिनिधि नहीं थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता कम थे। मैं श्री सुनील श्रीवास्तव जी की इस बात का पूर्णतः समर्थन करता हूं कि जो एक कबीलाई संस्कृति वहां पर हर धर्मिता की ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कर रखा था। यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रति नतमस्तक है तो वो कांग्रेस ही है, नहीं तो अन्यथा कांग्रेस ही नहीं। तो एक तरीके से वो कबीलाई संस्कृति का जो प्रयोग किया वो बहुत अच्छा शब्द है। कांग्रेस ने वहां पर जाकर बंजर जमीन पर हल चलाया, बीजारोपण किया और एक निश्चित ही 7 सीट की एक ऐतिहासिक सफलता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दम भर रही थी कि हम 28 के 28 आएंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बहुत ज्यादा कोई सफलताएं प्राप्त हुई हैं और कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा है। कांग्रेस वहां संगठनात्मक रूप से बहुत मजबूत हुई है और एक आने वाले भविष्य के लिए 2-3 साल के बाद फिर इलेक्शन, एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया है कांग्रेस का और जो नई संभावनाओं का प्रतीक है। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि मात्र कमलनाथ जी का को अकेला किसी ने नहीं छोड़ा, सामूहिकता के अंतर्गत चुनाव लड़े हों, चाहे गोविंद सिंह जी हो, चाहे हमारे उस क्षेत्र के सभी नेता हों, सब एकजुट थे और सबने मिलकर कांग्रेस को संगठित किया है। और सबसे बड़ी बात तो इस बात की है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत जज्बाई तौर पर भावनात्मक रूप से संगठित रहा। और मिसमैनेजमेंट की बात मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अभी हम आत्ममंथन के दौर पर है, आत्मचिंतन के दौर पर है। कुछ होगी हमने कभी निश्चय, या तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए, हमारी बातें नहीं पहुंच पाई, हमने किसानों का ऋण माफ किया, हमने युवाओं के लिए रोजगार की बातें की, हमने 100 रुपए में बिजली दी, हमारा कम्युनिकेशन गैप कमजोर रहा। लेकिन मिसमैनेजमेंट मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मैनेजमेंट तो बहुत ही जबरदस्त, हम पन्ना तक पहुंचे थे, हम बूथ लेवल तक पहुंचे। मैं खुद 25-30 विधानसभा में पहुंचा तो मैंने जो जोश और उत्साह देखा। और फिर दूसरी बात है, ठीक है, हम ये नहीं कहते कि दोषारोपण किया जाना चाहिए, हमें आत्मचिंतन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और जिस तरीके से कलेक्टर से लेकर पटवारी तक को निर्देशित किया गया था कि आपके बूथ पर इतने वोट डलवाना है पटवारी को, तो ये
कांग्रेस के साथ कांग्रेस को नुकसान दिया है। जी, आपने बात की कम्युनिकेशन में गैप रहा, लेकिन आप ही लोग ने जनमानस तक, जन जन तक, गांव तक ये बात पहुंचा दी थी, वोट वर्सेस नोट, गद्दार वर्सेस वफादार, लेकिन उसी को जनता ने नकार दिया, उस चीज को जनता ने नकार दिया। ये नेगेटिव जो कैंपेन था वो कांग्रेस का जो है मिसफायर हो गया। नहीं, देखिए ना, मैंने आपको कहा कि जो गए थे वो हमारे उससे ही गए थे, तो एक कंफ्यूज ये जरूर बना रहा, इस बात को हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए कि ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे पहले, जिनको कांग्रेस का समर्थन मिला था, तो वो व्यक्ति के रूप में वोट में परिवर्तित हो गए, और हम वहां ये नहीं बता पाए कि ये खरीद फरोख्त से आए और ये गद्दार हैं। तो वो कहीं ना कहीं से हम गैप हुआ है, लेकिन वो संदेश यदि पहुंचता तो और बेहतर तरीके से हमने पहुंचाने की कोशिश की। यादव जी, मैंने ये बोला कि संदेश तो पहुंचा था जन जन तक, लेकिन वो मिसफायर हो गया क्योंकि जनता ने इस चीज को नकार दिया। इस आपके नेगेटिव कैंपेन को जनता ने इस उपचुनाव में नकार दिया। देखिए, मैं नकारना शब्द इसलिए नहीं मान्यता देता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं से हमें एक विश्वास मिला है और एक शक्ति तो मिली है। जिस तरीके से हमें मैदान साफ था, क्योंकि जो गए तो उनको पहले से प्रतिनिधित्व मिला हुआ था, कांग्रेस के व्यक्तियों के घर घर वो जाते थे। मैं उन साहसी और मजबूत अपने कांग्रेस साथियों को वो करूंगा, सैल्यूट करूंगा कि जिनको दबाव पूरा मिलता रहा, लेकिन उसके बाद भी वो अडिग रहे। लेकिन ये बात निश्चित है, उनको जो गए हमारे वहां से, जो गद्दार गए थे कांग्रेस से, उनको कांग्रेसियों के घर मालूम थे, उनकी जगह मालूम थी, उन पर दबाव बनाया गया, उनको कई तरह के हरेसमेंट दिए गए, उनको राजनीतिक तौर पर, सरकारी तौर पर उनको प्रताड़ना भी प्राप्त हुई, इस तरीके के भी संदेश आए। लेकिन ठीक है, अब फिर भी हम आत्मचिंतन करेंगे। आत्मदौर का सिलसिला शुरू हो रहा है, आत्ममंथन होगा, हम विवेचना के अंतर्गत स्वयं को भी देखेंगे। आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उंगलियां भी तो उठ रही हैं कमलनाथ जी के नेतृत्व पर, उस पर भी आत्ममंथन हो रहा है, उनके लीडरशिप पर भी सवाल उठ रहा है, सवालिया निशान उठ रहे हैं। जी का व्यक्तिगत चुनाव नहीं था, ये चुनाव सामूहिकता का था, चुनाव कांग्रेस का था। वो लीड कर रहे थे ना, वो लीड कर रहे थे। नहीं, निश्चय ही वो हमारे सूत्रधार कोऑर्डिनेटर थे, लेकिन उनकी तरफ से ये कोई भी मनोभावना नहीं रही, कोई हठधर्मिता नहीं रही कि नहीं साहब मैंने जो कह दिया वही पूरा होगा। एक सर्वे के आधार पर टिकट बटे हैं, प्रजातांत्रिक प्रणाली से पहली बार टिकट को बांटा गया और सबको संतुष्ट हुए। हमारे कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और अन्य नेता, अरुण यादव, राहुल सिंह जी, सुरेश पचौरी साहब, जितने भी हमारे नेताओं ने मिलकर एक सामूहिकता का परिचय दिया है और एक शक्ति का परिचय दिया। अब क्योंकि वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और मुखिया है प्रदेश के, तो स्वाभाविक रूप से उस पर उंगली उठती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से सामूहिकता का परिचय दिया। बदलाव के लिए आप लोग नहीं सोच रहे हैं, लीडरशिप के बदलाव की बात नहीं उठ रही है? देखिए, ये जो है ये मामला हम जैसे कार्यकर्ताओं के वो नहीं है, ये हाईकमान के मैटर होते हैं और बदलाव की बातें, इस टाइप की बातें करना, ये कांग्रेस को तोड़ने का और इस तरीके के जो चलते रहते हैं बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ये आत्मचिंतन और आत्मचिंतन करेंगे और इसमें ये नहीं कह सकते कि एक बदलाव से ही सब परिवर्तन हो जाएगा। जैसा भी हाईकमान डिसाइड करेगी, ये उन लोगों के और उनकी शक्ति की बात है। लेकिन मिसमैनेजमेंट तो हुआ है ना, ये तो आप मानेंगे ना यादव जी? मिसमैनेजमेंट तो रहा कांग्रेस का और ये फेलियर रहा कांग्रेस का। नहीं, मैं इसको मिसमैनेजमेंट मानता तो हम 7 सीटें कैसे जीत पाते। और ज्योतिराज सिंधिया के गढ़ में जहां कहा था कि भाई 16 की 16 सीटें हमारी आ रही, मिसमैनेजमेंट होता तो सभी जगह मिसमैनेजमेंट हो जाता। हमने तो उन गढ़ में भी सेंध लगाई है कि जहां पर कहा जा रहा था कि ज्योतिराज सिंधिया जी के अलावा यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम कैसे मान ले? हमने मालवा में सीटें 2 प्राप्त की, आगर जीते हमने अपनी शक्ति से बढ़े हैं और बढ़ते जाएंगे। जबकि हमने कहा कि संभावनाएं शून्य थी वहां पर, उसके बाद हमने शून्य से वहां से 1, 2, 3, 4 से प्रारंभ होकर हम आगे बढ़े। जी, हम पहुंचे हैं आगे बढ़कर। ठीक है, चलिए। जसपाल सिंह जज्जी जी आपका और योगेश यादव जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस जो है मिसमैनेजमेंट रहा और उसके कारण जो है उसकी सीट इतनी कम हो गई, क्योंकि 2018 में कांग्रेस की यहीं पे सीट 28 में से 27 उसने जीती थी और अभी जो है 18 उसके हाथ से फिसल गई। हालांकि ये जो है मान रहे हैं कांग्रेस वाले कि ये जो है आत्म विश्लेषण का दौर, आत्म समीक्षा का दौर कांग्रेस में जारी है, वो
विश्लेषण कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर उनसे क्या गलती हुई। तो फिलहाल शार्प एट 7 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?